जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और तो जो हम लोगों ने लास्ट में बात की थी अबाउट द हिप जॉइंट, ठीक है। हम लोगों ने हिप जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में बात की थी, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स के बारे में बात की थी। बच्चों आवाज आ रही है? जी यस सर। Okay, so we have discussed about the anatomy of the hip joint. We have discussed about the arthrokinematics. We have discussed about the different pathological conditions affecting the hip joint and like degenerative joint disease, जैसा कि osteoarthritis hip joint का. It is common after knee osteoarthritis, and then we have discussed about muscular imbalances affecting the hip joint. ठीक है? और दैट मे बी द कॉज ऑफ द हिप जॉइंट पेन। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी बेटा सर्जरीज की, ठीक है। हम लोगों ने कहा था कि दो किस्म की सर्जरीज होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच और मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया था ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसीजन, कि हम किस डायरेक्शन से इंसीजन लगा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एंट्रोलेटरल अप्रोच का कहा था, पोस्टरोलेटरल अप्रोच का और डायरेक्ट लेटरल अप्रोच का। और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द indications and contraindications of arthroplasty, total hip joint arthroplasty. We have discussed about the hemiarthroplasty as well, ठीक है। hemiarthroplasty it is common after fractures of the hip joint, ठीक है। यूजुअली जब फ्रैक्चर होता है आपकी femoral head का या नेक का, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया था, ये इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम उन दैट इज इंडिकेटेड, ठीक है। उसमें इंडिकेशन है कि जी हम हेमिआर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नी जॉइंट, ठीक है। और नी जॉइंट को हम लोग सबसे पहले इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमी के बाद हम लोग इसकी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैटेला। पैटेला इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैकेनिक्स ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। हम उसकी पैटेला की ट्रैकिंग के बारे में भी बात करेंगे और पैटेला की मैल अलाइनमेंट के भी बारे में बात करेंगे कि मैल अलाइनमेंट किस वजह से होते हैं। और फिर हम लोग मस्कुलर फंक्शनिंग की बात करेंगे कि कौन कौन सा मसल्स हैं वो नी जॉइंट को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जी बच्चों, सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। Okay, now let's start with today's lecture. As you all know that knee joint is actually the joint which is going to be formed between the tibia and the femur. टिबिया के पास आपके टिबियल प्लेट्यूज हैं, दो मीडियल और लेटरल, और इसी तरीके से फीमर के पास दो कंडाइल्स हैं, एक मीडियल फेमोरल कंडाइल है और एक लेटरल फेमोरल कंडाइल है। ये दोनों जब आपस में आर्टिकुलेट करते हैं तो टिबियो फेमोरल जॉइंट बनाते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकुलेशन है जिसको हम लोग पेटिलोफेमोरल आर्टिकुलेशन बोलते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टिबियोफेमोरल जॉइंट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द नी जॉइंट। अब पेटिलोफेमोरल आर्टिकुलेशन किसके दरमियान है? पेटिला इज अ सिस्माइड बोन। सिस्माइड बोन हम किसको कहते हैं? जो कि किसी टेंडन में प्रेजेंट होती है, किसी मसल में प्रेजेंट होती है, ऐसी बोन। तो सिस्माइड बोन, पेटिला और इसकी आर्टिकुलेशन है विद द फेमोरल इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव। दोनों कंडाइल्स के दरमियान एक ग्रूव अल्लाह ताला ने रखा हुआ है जिससे आर्टिकुलेट करती है आपकी पेटिला, तो आपका पेटिलोफेमोरल आर्टिकुलेशन बनती है, ठीक है। अगर हम टिबियोफेमोरल जॉइंट की बात करें तो टिबियोफेमोरल जॉइंट को अगर हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की बात करें तो आप सबको पता है कि टिबियल आर्टिकुलेशन की अगर हम बात करें या टिबियल आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करें तो दैट आर कनकेव, जबकि जो फेमोरल कंडाइल्स हैं दे आर कन्वेक्स। तो यूजुअली हमारा जो रूल है कि जी डिस्टल बोन मूव करती है और प्रॉक्सिमल बोन फिक्स्ड रहती है। अकॉर्डिंग टू दैट कनकेव टू कन्वेक्स रूल विल बी अप्लाइड एट द टिबियोफेमोरल
articulation, and it means that if the tibia is moving in the anterior direction during extension, जैसा कि extension में होता है, तो rolling और gliding भी anterior direction में होगी. अगर tibia जो है वो posterior direction में move कर रही है during flexion जैसा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि rolling और gliding भी posterior direction में होगी. ठीक है, यहां तक बच्चों बात की समझ आ गई है? Now we are going to discuss about the stability of the knee joint. अल्लाह ताला ने नी जॉइंट को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई है बिकॉज के नी जॉइंट में एक तो फंक्शन ये है कि उसमें वेट बेयरिंग जॉइंट है और दूसरा उसके पास मोबिलिटी भी है. ठीक है, तो इसलिए उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है. अल्लाह ताला नेचुरली उसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा स्टेबलाइज किया हुआ विद द हेल्प ऑफ अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स. अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेनिस्काई. ठीक है, तो मेनिस्काई जो है वो क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द टिबिया एज वेल एज द फेमोरल कंडाइल्स. और एक्चुअली जो ये मेनिस्काई हैं इनकी डायरेक्ट अटैचमेंट है विद द टिबियल प्लेट्यूल्स. क्यों? क्योंकि टिबियल प्लेट्यूल्स जो हैं दे आर रिलेटिवली फ्लैटर. तो उस फ्लैटनेस को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने वहां पर ये दो मेनिस्काई रखे हुए हैं ताकि उसकी जो फ्लैटनेस है वो थोड़ी सी कनकैविटी में चेंज हो जाए. ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पर क्या रखे हुए हैं? दो मेनिस्काई रखे हुए हैं. और मेनिस्काई जो है ये डायरेक्टली अटैच हैं विद द टिबियल प्लेट्यूल्स. दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच विद द फेमोरल कंडाइल्स, दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द टिबियल प्लेट्यूल्स. तो एक तो काम ये है कि मेनिस्काई का कि ये कनकैविटी को इम्प्रूव करता है टिबियल प्लेट्यूल्स की. और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये शॉक एब्जॉर्प्शन के तौर पर भी काम करता है ड्यूरिंग वेट बेयरिंग एक्टिविटीज. ठीक है, नाउ मेनिस्काई हैज 4 अटैचमेंट्स. ठीक है, वो चाहे लेटरल मेनिस्कस हो वो चाहे मीडियल मेनिस्कस हो, दोनों मेनिस्काई की बेटा 4 अटैचमेंट्स हैं जो कि कॉमन अटैचमेंट्स हैं. अगर हम लेटरल और मीडियल मेनिस्कस के अटैचमेंट्स की बात करें जो कॉमन अटैचमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द टिबियल प्लेट्यूल. एक तो ये फ्लेक्शन है, वो लेटरल मेनिस्काई भी अटैच है, वो मीडियल मेनिस्कस भी अटैच है. सेकंड जो कॉमन अटैचमेंट है दैट इज दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. दिस इज द सेकंड अटैचमेंट जो कि कॉमन है दोनों में. थर्ड क्या है? दे हैव अटैचमेंट विद द पेटला एज वेल. ठीक है, they have attachment with the petala as well. ठीक है, so this is the third attachment. और fourth attachment क्या है कि जो मेनिस्काई हैं ये कैप्सूल के साथ भी अटैच है. नी जॉइंट के कैप्सूल के साथ भी इनकी अटैचमेंट है. so both of these menisci have the common attachments. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी इनकी इंडिविजुअल अटैचमेंट्स क्या हैं मीडियल मेनिस्कस की और लेटरल मेनिस्कस की. ठीक है, वो कहते हैं कि इनकी इंडिविजुअल अटैचमेंट्स की अगर हम बात करें तो लेटरल मेनिस्कस जो है इट इज अटैच्ड विद द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड इट इज आल्सो अटैच्ड विद द सेमीटेंडिनोसस. ठीक है, द मसल ऑफ द हैमस्ट्रिंग ग्रुप. ठीक है, सेमीटेंडिनोसस के साथ भी इसकी अटैचमेंट होती है लेटरल मेनिस्कस की, और इसकी अटैचमेंट किसके साथ है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ. इसी तरीके से जो आपके पास मीडियल मेनिस्कस है बेटा, मीडियल मेनिस्कस की भी अटैचमेंट्स हैं विद द एसीएल विद द पीसीएल, दोनों के साथ है. एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ भी है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ भी है. फिर एट द सेम टाइम मीडियल मेनिस्कस की अटैचमेंट है विद द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एज वेल. मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ पे मीडियल क्रूशिएट नहीं आता, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आता है. ठीक है, और लास्ट में इसकी अटैचमेंट है विद द पोप्लिटियस मसल एज वेल. ठीक है, तो मीडियल मेनिस्कस की डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं ये, और लेटरल मेनिस्कस की डिफरेंट अटैचमेंट्स. ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जी इनकी इंडिविजुअल अटैचमेंट्स बताएं, तो आप लोगों ने इसके बारे में आंसर करना है कि ये इंडिविजुअल अटैचमेंट्स है मीडियल मेनिस्कस की भी और लेटरल मेनिस्कस की भी. नेक्स्ट अगर हम बात करें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिगामेंट्स. अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है बेटा और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है. दोनों ये लिगामेंट्स ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन द सैजिटल प्लेन.
मीन्स जब आपका नी जॉइंट फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में जा रहा है तो एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट क्या करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, एक बाहर वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट है और एक अंदर वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो मीडियल कोलेटरल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं ये रोटेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या कोई डायरेक्ट ब्लो हो फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, कोई डायरेक्ट ब्लो हो या कोई वैल्गस फोर्स हो या कोई वेरस फोर्स हो। वैल्गस फोर्स क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, और वेरस फोर्स क्या होती है, अंदर से बाहर की तरफ। तो या अगर ऐसी कोई फोर्स अप्लाई होगी तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, यहां तक बात की समझ आ गई है। सो दीज आर द लिगामेंट्स, दिस इज द स्टेबिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द नी जॉइंट, यहां तक बात की समझ आ गई। इन्होंने यहाँ पे आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में ओपन चेन काइनेमेटिक्स को और क्लोज चेन काइनेमेटिक्स के लिहाज से बात की हुई है कि अगर टिबिया मूव करती है तो दैट इज एन ओपन चेन काइनेमेटिक्स, आप सबको पता होगा क्लोज चेन और ओपन चेन एक्सरसाइजेस का। और अगर आपकी फीमर मूव करती है तो दैट इज अ क्लोज चेन काइनेटिक, मीन्स टू से जब आप सिटिंग पोजीशन में जा रहे होते हैं या सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहे होते हैं तो टिबिया आपके फिक्स्ड होती है और फीमर मूव कर रही होती है, तो दैट इज अ क्लोज चेन काइनेमेटिक्स, ठीक है। क्लोज चेन काइनेमेटिक्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें रूल आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें फिमोरल कॉन्डाइल्स मूव कर रहे होते हैं, टिबियल प्लेट्यूल्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, तो कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होता है। मूविंग बोन के अकॉर्डिंगली करेंगे, अगर ओपन चेन आएगा तो दैट इज द टिबियल प्लेट्यूल्स और अगर क्लोज चेन आएगा तो दैट इज द फिमोरल कॉन्डाइल, ठीक है। जब फिमोरल कॉन्डाइल्स मूव करेंगे तो कन्वेक्स टू कनकेव रूल, जब टिबियल प्लेट्यूल्स मूव करेंगे तो कनकेव टू कन्वेक्स रूल। नेक्स्ट इज होम स्क्रू मैकेनिज्म, ठीक है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। अब ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है दैट इज ड्यू टू द टिबियल एक्सटर्नल रोटेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, जब एक्सट्रीम एक्सटेंशन होती है नी जॉइंट की, या हम कह लें कि जब टर्मिनल एक्सटेंशन होती है नी जॉइंट की, बिल्कुल जो एंड की एक्सटेंशन है उसमें टिबिया क्या करती है, एक्सटर्नली रोटेट कर जाती है ताकि नी जॉइंट को फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अब वो जो एक्सटर्नल रोटेशन में जाती है वो एक्चुअली क्या करता है कि जो मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल होता है वो बेटा साइज में ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल, ठीक है। तो जैसे ही टिबिया उसके ऊपर एक्सटर्नली रोटेट करती है तो जो मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल है वो उसको क्या कर लेता है, एक तरीके से स्टॉप कर लेता है, अब उसको फ्लेक्स नहीं होने देता टिबिया को, ठीक है। मीन्स टू से आपका क्वाड्रिसेप मसल जो है फॉरन मतलब कॉन्टिन्यूसली इतना एक्टिव नहीं रहता कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए नी जॉइंट को ड्यूरिंग स्टैंडिंग, उसमें आपका होम स्क्रू मैकेनिज्म आ जाता है, लॉकिंग आ जाती है नी जॉइंट की जो कि एक्चुअली हेल्प करती है आपको इतनी देर खड़ा रखने में, ठीक है। और जैसे ही अनलॉकिंग होती है तो पोप्लिटियस मसल एक्चुअली एक्टिवेट होता है और टिबिया की पहले इंटरनल रोटेशन करवाता है और फिर टिबिया क्या करती है, फ्लेक्स करती है, ठीक है। These are the ligaments, ठीक है, आप सबको सामने नजर आ रहे होंगे। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे एंटीरियर क्रूशिएट है, दिस इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट, फिर साइड्स के ऊपर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, और सेंटर में आपके पास जो प्रेजेंट है दैट इज द मीडियल मेनिस्कस एज वेल एज द लेटरल मेनिस्कस। Now we have talked about the patellofemoral articulation, ठीक है। पैटेलोफेमोरल आर्टिकुलेशन के बारे में आप सबको पता चल गया कि जी पैटेला एक सेस्माइड बोन है और ये आर्टिकुलेट करती है विद द इंटरकॉन्डाइलस ग्रूव ऑफ द फीमर। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सटेंशन पैटेला जो है वो इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड नी जॉइंट, ठीक है।
पैटेला डायरेक्टली आर्टिकुलेट या पैटेला का कोई भी हिस्सा आर्टिकुलेट नहीं कर रहा होता इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ ड्यूरिंग एक्सटेंशन। वो कहते हैं कि जब 15 डिग्री की फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है, 15 डिग्री की जब फ्लेक्शन हो जाती है तो पैटेला क्या करती है, आर्टिकुलेट करना स्टार्ट करती है विद द इंटरकोंडाइलर ग्रूव, ठीक है। और वो कहते हैं कि जैसे जैसे फ्लेक्शन होती जाती है वैसे वैसे पैटेला क्या करती जाती है, फर्दर आर्टिकुलेट करती जाती है इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ। 30 डिग्री नी फ्लेक्शन में और 60 डिग्री नी फ्लेक्शन में पैटेला की मैक्सिमम आर्टिकुलेशन होती है। और जैसे ही आपका नी जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्स हो जाता है तो तब भी पैटेला की फर्दर आर्टिकुलेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब क्या करता है पैटेला, क्या करता है उस इंटरकोंडाइलर ग्रूव के नीचे आ जाता है, ठीक है, उस इंटरकोंडाइलर ग्रूव के क्या कर जाता है, नीचे आ जाता है। अब इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ एक्चुअली क्वाड्रिसेप्स मसल आर्टिकुलेट कर रहा है, किस रेंज पे, 90 डिग्री नी फ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। उस रेंज पे आपका कौन सी चीज आर्टिकुलेट कर रही है, क्वाड्रिसेप्स मसल आर्टिकुलेट कर रही है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है, दिस इज द मैकेनिज्म, ये बताने का मकसद क्या है कि जो पैटेला की ग्लाइडिंग है, डाउनवर्ड डिसेंड है ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन और उसकी असेंड है ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, दैट इज एसेंशियल फॉर द मोबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। जब तक बेटा आपका पैटेला डिसेंड या असेंड नहीं करेगा आपका नी जॉइंट मोबाइल नहीं रहेगा, ठीक है, समझ आ गई बात की। पैटेला का फंक्शन क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है, जब आके अटैच करता है पैटेला के साथ, ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स मसल जो है दैट इज ऑब्लिकली प्रेजेंट, इट इज नॉट वर्टिकली प्रेजेंट ऑन द पैटेला, मतलब ये पैटेला के बिल्कुल ऊपर नहीं है, इसकी ओरिएंटेशन स्लाइटली ऑब्लिक है। अच्छा, अगर यहाँ पे पैटेला ना होती, ठीक है, और क्वाड्रिसेप्स मसल ऑब्लिकली अटैच कर देता किसके ऊपर, टिबिया के ऊपर, अगर यहाँ पे पैटेला ना होती और क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करता ऑब्लिकली अटैच कर देता टिबिया के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होना था कि आपकी टांग ऑब्लिकली फ्लेक्स या एक्सटेंड होती, ठीक है। मीन्स टू से जिस तरीके से अब हमारा नी जॉइंट वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडिनली पैरेलली फ्लेक्स या एक्सटेंड करता है, उस तरीके से आपकी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं होनी थी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स मसल की ओरिएंटेशन उस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि ये एक तो अलाउ कर रहा है आपकी मूवमेंट, ताकि क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके एफिशिएंटली। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लेवरेज देता है क्वाड्रिसेप्स मसल को, किस चीज की लेवरेज देता है, कि उसको ज्यादा वर्क ना करना पड़े, ठीक है, कैसे ज्यादा वर्क ना करना पड़े। अब आप खुद देखें, लेट्स से दिस इज द पुली, हमारा नी जॉइंट लेट्स से दिस ये फ्लेक्स हो गया नी जॉइंट 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, यही क्वाड्रिसेप्स मसल आ रहा है टिबिया पे। अगर यहाँ पर पैटेला ना होती तो इस मसल ने क्या करना था, बोन्स के साथ फ्रिक्शनफुल मूवमेंट आनी थी और इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ना था टिबिया को एक्सटेंड करने के लिए। अब उसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, सेंटर में एक बोन है जो कि उसको लेवरेज प्रोवाइड कर रही है। वो पैटेला क्या करती है, क्वाड्रिसेप्स मसल की फोर्स को कंट्रोल करती है, लेती है और फर्दर वो इंपोज कर देती है ऑनटू द टिबिया थ्रू द पैटेलर टेंडन, ताकि क्वाड्रिसेप्स मसल का जो मूवमेंट आर्म है वो मिनिमम हो सके, जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा उतनी फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, समझ आ गई बात की। दिस इज हाउ द पैटेला इज गोइंग टू प्रोवाइड लेवरेज टू द क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है। रीडायरेक्ट द फोर्सेस का मतलब यही है कि वो ऑब्लिकली प्रेजेंट है, लेकिन जब आपका नी जॉइंट फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में जाता है तो वो पैरेलल फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में जाता है, वो किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में नहीं जाता, मूव करता, ठीक है। हालांकि जो उसका मसल है वो तो ऑब्लिक डायरेक्शन में प्रेजेंट है, लेकिन नी जॉइंट की जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है दैट इज पैरेलल, ठीक है। और वो इसी वजह से है क्योंकि पैटेला रीडायरेक्ट करता है फोर्सेस को, ऑब्लिकली फोर्सेस को अब्सॉर्ब करता है और फिर पैरेलली क्या करता है, टिबिया के ऊपर इंसर्ट करता है, ठीक है। नाउ पैटेलर अलाइनमेंट, वो कहता है कि जी फ्रंटल प्लेन में,
ठीक है। अगर हम फ्रंटल प्लेन की बात करें तो वो कहता है कि लाइन ऑफ पुल ऑफ quadriceps मसल, ठीक है, मीन्स टू से लाइन ऑफ पुल ऑफ quadriceps मसल मीन्स कि जिस डायरेक्शन में quadriceps मसल जो है वो अपनी फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल बोलते हैं, ठीक है। एक तो वो, और सेकेंडली पेटेलर टेंडन जिससे पेटेला अटैच है किसके साथ, टिबियल टिब्रोसिटी के साथ। देखो ये पेटेला है लेट्स से सेंटर में, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, quadriceps मसल है ऑब्लिकली प्रेजेंट, और नीचे क्या है, पेटेलर टेंडन प्रेजेंट है। ये जो दोनों जो टिश्यूज हैं ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इस पेटेला को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पेटेला की अलाइनमेंट में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्या रोल प्ले करें, मेन रोल प्ले करें, क्योंकि इनकी डायरेक्ट अटैचमेंट है किसके साथ, पेटेला के साथ, ठीक है। समझ आ गई बात की। अगर आप quadriceps मसल में कोई मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाए जो कि दैट इज फ्रीक्वेंटली पॉसिबल, क्योंकि होता क्या है हमारे पास डिफरेंट मसल्स हैं जो कि एक्चुअली quadriceps मसल बना रहे हैं, रेक्टस फेमोरस है, वास्टस मीडियालिस है, लेटरालिस है और इंटरमीडियस है। अब रेक्टस फेमोरस क्या है, मल्टी जॉइंट एक्टिंग मसल है, और रेक्टस फेमोरस की टाइटनेस के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जबकि वास्टस मीडियालिस, लेटरालिस और इंटरमीडियस इनकी टाइटनेस के चांसेस नहीं होते, बल्कि ये दे आर प्रोन टू वीकनेस, और इनमें सबसे ज्यादा वीकेंड कौन सा होता है, वास्टस मीडियालिस, ठीक है, जो मीडियल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो quadriceps मसल के अपने ग्रुप में इनबैलेंसेस के चांसेस हैं, तो जब ये इनबैलेंसेस आएंगे तो अल्टीमेटली लाइन ऑफ पुल quadriceps मसल की चेंज होगी, ठीक है, और जब भी लाइन ऑफ पुल ऑफ quadriceps मसल चेंज होगी तो अल्टीमेटली पेटेला की अलाइनमेंट वो नहीं रहेगी जो दैट इज नॉर्मल, पेटेला की अलाइनमेंट किसमें चली जाएगी, मैल पोजिशनिंग की तरफ चली जाएगी, जिससे क्या होगा, नी पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कि quadriceps मसल अगर आपका टाइटनेस की तरफ जा रहा है या quadriceps मसल में वीकनेस है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका सारे का सारा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, पैटेलोफेमोरल आर्टिकुलेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। आपकी सिर्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस से उसकी लाइन ऑफ पुल ऑफ quadriceps मसल क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो quadriceps मसल की पुल है, ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ बो स्ट्रिंगिंग इफेक्ट। बो स्ट्रिंगिंग इफेक्ट मींस कि जिस तरीके से तीर कमान में से निकलता है, कमान होती है गोल सी और पीछे आपके पास एक थ्रेड होता है जो कि बिल्कुल पैरेलल होता है, वर्टिकली होता है, तो दैट इज अ बो स्ट्रिंगिंग इफेक्ट, ठीक है। जब हम उसे छोड़ते हैं तो इस तरीके से हिलता है वो, ठीक है, वो जो पीछे वाला थ्रेड होता है जिसमें हम लोग तीर को लगाते हैं, मूव करते हैं, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो दैट इज गोइंग टू ऑसिलेट, दैट इज अ बो स्ट्रिंगिंग इफेक्ट। तो वो कहते हैं कि ये जो quadriceps मसल है इसकी जो अटैचमेंट है पेटला के ऊपर, ये बॉस्टिंगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कैसे बॉस्टिंगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, अब आप लेट्स से दिस इज चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ले। Okay, now let's see here. This is the attachment of the quadriceps muscle from the anterior superior iliac spine, ठीक है, directly onto the patella. ये पैटेला है, इसके ऊपर quadriceps muscle आपके अटैच हो रहा है। अब आप देखें ये इसकी क्या है, it is somewhat oblique in direction. It is not vertically present on the patella, ठीक है। लेकिन जो आगे आपके पास लिगामेंटम पेटेला है, पेटेलर टेंडन है, सॉरी लिगामेंटम पेटेला है, पेटेलर टेंडन जो कि पेटेला को अटैच कर रहा है टिबियल टिब्रोसिटी के साथ, दैट इज वर्टिकली प्रेजेंट, ठीक है। अब जब भी quadriceps मसल बेटा ओब्लिकली इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो ये इसको
क्या करेगा, पेटला को लेटरली मूव करवाने की कोशिश करेगा। पेटला को क्या करेगा, लेटरली पुल करेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन ही इस तरीके से है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन ही बेटा इस तरीके से, और वो हमेशा पेटला के ऊपर ये एक पुल हमेशा रहेगा कि पेटला क्या कर जाए, लेटरली पुल कर जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बॉस्टनिंग इफेक्ट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है, समझ आ गई बात को। अब इस पेटेला को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की होती है फर्दर सॉफ्ट टिश्यूज ने, ताकि ये लेटरली डेविएट ना हो और ये इसी इंटरकोंडाइलर ग्रुप में प्रेजेंट रहे, ठीक है। क्योंकि बेटा ये अगर यहाँ लेटरली डेविएट कर जाए या मीडियली डेविएट कर जाए किसी भी वजह से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी असेंड और डिसेंड इंटरकोंडाइलर ग्रुप में नहीं होगी। जब इसके सेंटर ऑफ डिसेंड इंटरकोंडाइलर ग्रुप में नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक तो पेन्स प्रोड्यूस होंगी, दूसरा ये कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। आपका नी जॉइंट फ्लेक्स या एक्सटेंड उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। समझ आ गई बात को। Now, what are the forces which are going to provide stability? वो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पेटला को और लेटरली इमीडिएटली डेविएट नहीं होने दे, वो ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है? सबसे पहले वो कहते हैं इंटरकोंडाइलर ग्रूव्स। ऑब्वियसली इट इज अ कनकैविटी, शैलो है, डीप नहीं है इतनी, लेकिन देयर इज अ कनकैविटी और उस कनकैविटी में इजीली क्या करते हैं, पेटला फिक्स हो जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर, the intercondylar groove, which is going to provide stability to the petal. Second one is there are specific passive as well as dynamic stabilizers, जैसा कि एक्सटेंसर रेटिनिकुलम है, ठीक है, नी एक्सटेंसर। आपके पास एक्सटेंसर रेटिनिकुलम कौन सा है, जो कि एक्चुअली डिवाइड करता है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट को और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, ठीक है। So that extensor retinaculum is going to provide stability to the patella as well, ठीक है। Next is medial and lateral patellofemoral ligaments. पैटेला के अपने पास लिगामेंट्स हैं जो कि फीमर के साथ अटैच हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मीडियल और लेटरल डेविएशन से प्रिवेंट करते हैं कौन, मीडियल और लेटरल पैटेलोफेमोरल लिगामेंट्स, और दिस दे प्रोवाइड डायनामिक स्टेबिलिटी, ठीक है। They are going to provide dynamic stability, means जब पेटेला मूव करेगी तो पेटेला के मूवमेंट के साथ ये पैटेलोफेमोरल लिगामेंट्स कंटीन्यूअसली वर्क करेंगे ताकि मीडियल और लेटरल डेविएशन ना हो सके पेटेला, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, पैटेलोटिबियल लिगामेंट्स, ठीक है, और आपके पास पेटेलर टेंडन, ठीक है। ये तो क्या था, लेटरल और मीडियल साइड के ऊपर लाइक दिस ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन में। लेकिन वर्टिकली अगर लॉन्गिट्यूडिनली देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनली क्या है, पैटेलोटिबियल और पेटेलर टेंडन इटसेल्फ, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन मूवमेंट, ठीक है। मींस जब वो असेंड या डिसेंड कर रही है तो तब भी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो बहुत ज्यादा असेंड ना कर जाए और बहुत ज्यादा डिसेंड ना कर जाए। समझ आ गई बात, एक खास हद में असेंड करे, एक खास हद में डिसेंड करे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पेटेलर मैल अलाइनमेंट्स, ठीक है। जब भी वो कहते हैं कि पेटेला अपनी नॉर्मल इंटरकोंडाइलर ग्रूव में ग्लाइड करना छोड़ देती है या उसकी लेटरल डेविएशन हो जाए या मीडियल डेविएशन हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि दैट इज पेटेलर मैल अलाइनमेंट, ठीक है। कहते हैं पेटेलर मैल अलाइनमेंट की वजह से ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या आते हैं, ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स, मींस कि वो किसी एक रेंज ऑफ मोशन में बिल्कुल नॉर्मली ग्लाइड करेगी इंटरकोंडाइलर ग्रूव में और फिर एक पोजीशन आएगी कि जिस पोजीशन के बाद वो क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी either to the lateral side or either to the medial side. This is called tracking problem. ट्रैक क्या है बेटा, दिस इज अ ट्रैक, लेट्स से मैंने इस ट्रैक के ऊपर चलना है, ठीक है, तो दिस इज अ ट्रैक, मैं जितना भी चलते जाऊंगा मैं इसी ट्रैक के ऊपर चलते जाऊंगा तो मेरी ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पेटेला ने स्टार्ट ठीक लिया है और आगे रेंज ऑफ मोशन में जाके उसकी डेविएशन हो गई किसी भी एक डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिंग प्रॉब्लम, that is what we call as tracking problem,
ठीक है, और ये मैल अलाइनमेंट की वजह से है। अब वो कहते हैं कि मैल अलाइनमेंट किस किस वजह से होती है। सबसे पहले आपके पास आ गया क्वाड्रिसेप एंगल, ठीक है। क्वाड्रिसेप एंगल को हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिसेप एंगल। नाउ दिस इज द क्वाड्रिसेप एंगल, ठीक है। सबसे पहले बेटा पैटर्न के ऊपर आपने मिड ऑफ पैटर्न को क्या करना है, पॉइंट लगाना है मिड ऑफ पैटर्न को। टिबियल की वेलोसिटी को आपने कैलकुलेट करना है। मिड ऑफ पैटर्न से टिबियल की वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक दिस, आपने हाथ लगा तो आपको सामने जो भी माउंट फील होता है दैट इज द टिबियल वेलोसिटी पैटर्न प्लस, ठीक है। टिबियल की वेलोसिटी पे आपने टिबियल की वेलोसिटी के सेंटर से आपने क्या करना है, पैटर्न के मिड तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर पैटर्न के मिड से लेके आपने टुवर्ड द pelvis पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। फिर आपने एंटीरियर स्क्लेरल स्पाइन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो दैट your स्क्लेरल स्पाइन इसको ऊपर वेस्ट बनकर, ठीक है ना। तो दिस इज द एंटीरियर स्क्लेरल स्पाइन, यहां से कैलकुलेट करके आपने मिड ऑफ पैटर्न तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंटीरियर स्क्लेरल स्पाइन से लेकर आपने मिड ऑफ पैटर्न तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो आपने वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ की थी और ये एंटीरियर स्क्लेरल स्पाइन से मिड ऑफ पैटर्न तक आपने लाइन ड्रॉ की है, इसके दरमियान आपने एंगल को measure कर लेना। That angle is going to be the quadricep angle। और वो कहते हैं ये quadricep angle 0 से लेकर 15 डिग्रीज तक, सिर्फ 15 डिग्रीज तक, that is normal। 0 से लेकर 15 डिग्री तक that is normal। लेकिन वो कहते हैं कि जब ये quadricep angle ज्यादा हो जाए, यूजुअली ज्यादा हो जाए, ठीक है, कम हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो तब मैल अलाइनमेंट्स आती हैं, तब ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्वाड्रिसेप एंगल। समझ आ गई किस तरीके से मेजर करना है। जब भी वो कहता है क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाएगा। अब कैसे क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज करेगा, क्या ये लाइन इधर जा सकती है, ये लाइन कभी भी मूव नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन किसके रेफरेंस से है, टिबियल की वेलोसिटी के रेफरेंस से है। हमेशा क्या होगा कि ये वाली लाइन मूव कर सकती है, और ये वाली लाइन कैसे मूव कर सकती है, जब एक मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हो जाए एक बार, ठीक है। क्या कैसे मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हो जाए कि यहाँ की जो लेटरल साइड के, लेट्स से रेक्टस फेमोरस, वास्कस लेटरालिस, ठीक है, जब ये क्या हो जाए, टाइट होना शुरू हो जाए, और यहाँ जो वास्कस मीडियालिस है ये क्या होना शुरू हो जाए, वीक होना शुरू हो जाए, तो अल्टीमेटली इस साइड के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी, क्वाड्रिसेप मसल की ये जो लेटरल साइड के ऊपर फोर्स है ये क्या हो जाएगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे इस साइड के ऊपर फोर्स ज्यादा होगी, ये मूव करता जाएगा अवे, और क्वाड्रिसेप एंगल आपका इंक्रीज हो जाएगा। एक बार अगर पेल्विस जो है वो वाइड हो गई है, जैसा कि प्रेगनेंसी में हो जाता है कि पेल्विस वाइड हो जाती है, तो उसमें भी क्या होगा, क्वाड्रिसेप एंगल अवे मूव कर जाएगा, ठीक है। सो जैसे जैसे पेल्विस अवे मूव करेगी, ठीक है, ये जैसे जैसे मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होगा, आपका क्वाड्रिसेप एंगल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे क्वाड्रिसेप एंगल ज्यादा होगा तो ये इस पैटला को क्या करेगा, लेटरली डेविएट करने की कोशिश करेगा। और लेटरल डेविएशन में क्या होगा कि ये पैटला कॉन्टिन्यूअसली, पैटला की भी लेटरल साइड, ठीक है, और इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव की भी लेटरल साइड के ऊपर जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये आप कॉन्टिन्यूअसली एम्पिंच करेंगे, जिसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Now, what are the causes of increased quadricep angle? What are the causes of malalignment? Patellar malalignment की causes है। Quadricep angle की increase में आगे जाके causes बताता हूँ। Malalignment की causes क्या क्या हैं? Wide pelvis हो जाना, femoral anteversion। Femoral anteversion क्या होती है? Angle of torsion के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हिप जॉइंट की एंगल ऑफ टॉर्शन क्या होती है कि जो नेक ऑफ फीमर और कॉन्डाइल्स, जिस प्लेन में कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है और जो नेक किस प्लेन में प्रेजेंट है, इनके आपस में क्या एंगल बनता है। यूजुअली क्या होता है, ये फीमोरल कॉन्डाइल्स का प्लेन है तो नेक का प्लेन जी होता है, ठीक है, इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ टॉर्शन, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जब ये एंगल ज्यादा हो जाए, एंटीवर्टेड मींस टू से दैट एंगल ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली ये फीमोरल कॉन्डाइल्स क्या करेंगे, अब वे मूव कर जाए, ठीक है।
जब ये अवे मूव कर जाएंगे तो एंटी वर्जन कहलाएगी, ये एंगल ऑफ टॉर्शन ज्यादा हो जाएगा। तो जब फेमोरल कंडाइल अवे मूव कर जाएगा तो अल्टीमेटली इंटरकंडाइलर ग्रूव भी क्या करेगा, अवे मूव कर जाएगा। तो जब इंटरकंडाइलर ग्रूव अवे मूव कर जाएगा तो अल्टीमेटली तब भी आपकी पैटेलर मैलअलाइनमेंट है। ठीक है, क्या आएगी, पैटेलर मैलअलाइनमेंट है। सेकंड वन इज कॉक्सा वेरा। कॉक्सा वेरा मींस कि आपके पास जो हिप है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या था, नेक ऑफ फीमर का और शैफ्ट ऑफ फीमर के दरमियान जो एंगल है, जब नेक ऑफ फीमर और शैफ्ट ऑफ फीमर के दरमियान का एंगल ज्यादा हो जाए तब भी क्या होती है, आपका ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ये अवे मूव कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना कि नहीं ऐसे, ऑब्वियसली जब आपका एंगल शैफ्ट ऑफ फीमर का और नेक ऑफ फीमर का एंगल ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से होता है ना, लाइक दिस, लेट्स से लाइक दिस, ये नेक ऑफ फीमर, ये नेक है, दिस इज द शैफ्ट, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जब ये ज्यादा हो जाए, जस्ट लाइक दिस, जब ये ज्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपका फीमर बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पैटेलर मैलअलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई बात? जीनू वेल्गम, आप सबको पता है जब हिप के ऊपर कॉक्सा वेरा हो तो अल्टीमेटली नीज के ऊपर वेल्गस प्रोड्यूस होता है। जब जीनू वेल्गम प्रोड्यूस हो जस्ट लाइक दिस, तो तब भी आपकी पैटेलर मैलअलाइनमेंट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अल्टीमेटली आपके क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो नॉर्मल हैं, लेकिन आपके नीज जो है वो क्या हो गए हैं, इनवर्टली मूव कर गए हैं, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप की जो पुल है वो और ज्यादा लेटरल डेविएशन की तरफ लेकर जा रही है पैटेला को। तो पैटेला क्या करेगी, मैलअलाइनमेंट की तरफ जाएगी, चेकिंग इश्यूज आएंगे। नेक्स्ट वन इज लेटरली डिस्प्लेस्ड टिबियल ट्यूबरोसिटी। अगर टिबियल ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर हो गया, यूजुअली हो जाता है जब नी जॉइंट का फ्रैक्चर होता है तो टिबियल प्लेट्यूस का भी फ्रैक्चर हो जाता है। टिबियल प्लेट्यूस अल्टीमेटली फ्रैक्चर नहीं होता, टिबियल ट्यूबरोसिटी से फ्रैक्चर, पीस ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी जब वो फ्रैक्चर हो जाती है और टिबियल प्लेट्यूस यानी अलग हो जाता है, तो आपने उसको फिक्सेशन की है, लेकिन वो उतनी नॉर्मली फिक्सेट नहीं हुआ। अगर वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई तब भी क्या होगा आपका, क्योंकि पैटेलर टेंडन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जब पैटेलर टेंडन की पोजीशन चेंज हो जाएगी तब भी मैलअलाइनमेंट आएगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन। टिबिया की बहुत ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन होना शुरू हो जाए तब भी क्या आएगी, मैलअलाइनमेंट आएगी, क्योंकि टिबिया एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन का मतलब है टिबियल ट्यूबरोसिटी बाहर की तरफ मूव करे, क्योंकि टिबिया तो पूरी की पूरी मूव करेगी ना एक्सटर्नल। इंटरनल फीमोरल रोटेशन, फीमर का इंटरनली रोटेट कर जाना, टिबिया का एक्सटर्नली रोटेट कर जाना, फीमर का इंटरनली रोटेट कर जाना, उसमें क्या होगा, इंटरकंडाइलर ग्रूव क्या कर जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। जब इंटरकंडाइलर ग्रूव अंदर की तरफ मूव करेगा तब भी आपकी पैटेलर मैलअलाइनमेंट आएगी। नेक्स्ट इज प्रोनेटेड सबटेलर जॉइंट। ठीक है, प्रोनेटेड सबटेलर जॉइंट का मतलब क्या है कि जब आपकी फुट इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर है तब भी आपके नीज के ऊपर जीटू वाल्गस प्रोड्यूस होता है, उस वजह से भी आपके पास क्या आना शुरू हो जाएंगी, ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ मैलअलाइनमेंट। ये तमाम की तमाम क्या है, मैलअलाइनमेंट की कॉजेज है। इसमें हिप भी इन्वॉल्व है, इसमें एंकल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, हिप में कोई पैथोलॉजी होगी तब भी आपकी मैलअलाइनमेंट आ सकती है, एंकल में कोई इशू है तब भी मैलअलाइनमेंट आ सकती है। ठीक है, सो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट वी हैव टू असेस ऑल दीज थ्री जॉइंट्स। ठीक है, इन लाइन कि जी हाँ एसिमेट्री हिप जॉइंट पे तो नहीं है, एसिमेट्री एंकल जॉइंट पे तो नहीं है, इन पे नहीं है, अच्छा एसिमेट्री नी जॉइंट पे तो नहीं है। समझ आ गई बात? नाउ द क्वाड्रिसेप एंगल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि क्वाड्रिसेप एंगल को मेंटेन कैसे किया हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि जी इलियोटिबियल बैंड, ठीक है, इलियोटिबियल बैंड या टेंसर फेशियल लेटा और आपका लेटरल रेटिनेकुलम, ठीक है, ये जो है ये पैटेला की मीडियल ग्लाइडिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वाड्रिसेप एंगल क्या करता है, मेंटेन रखता है। एक बात, दूसरी बात ये एंकल के प्लांटर फ्लेक्सर्स, ठीक है, इनका टाइट हो जाना। ठीक है, अगर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इलियोटिबियल बैंड या लेटरल रेटिनेकुलम अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये टाइट हो जाएंगे
तब भी तो क्या होगा, पेटला की लेटरल पुलिंग होगी, पेटला को लेटरली डेविएट किया जाएगा ड्यू टू देयर पुल, ठीक है। तो तब भी मैल अलाइनमेंट होगी पेटला की, क्वाड्रिसेप एंगल के ऊपर डिफरेंस आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लांटर फ्लेक्सस के टाइप हो जाना, ठीक है। कौन से प्लांटर फ्लेक्सस, आपके गैस्ट्रोक्नीमियस या आपके पास मीडियल और लेटरल गैस्ट्रोक्नीमियस या सोलियस, अगर इन तीनों का टाइटनेस आ जाती है, काफ मसल की टाइटनेस आ जाती है, तो भी क्या होगा, आपका फुट प्रोनेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मींस से प्लेन फुट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, प्रोनेटेड अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बॉडी की मिड से अवे मूव करते हैं फुट का, दैट इज प्रोनेटेड फुट। रेक्टस फेमोरस का टाइप हो जाना या हैमस्ट्रिंग मसल का टाइप हो जाना। अब अल्टीमेटली रेक्टस फेमोरस की बात हो रही है, बाकी किसी मसल की टाइटनेस की बात नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि यही एक क्वाड्रिसेप में एक मसल है जो कि टाइटनेस की तरफ जाता है, बाकी तीनों वीकनेस की तरफ जाते हैं। अगर रेक्टस फेमोरस टाइट हो जाएगा तब भी वो क्या करेगा, पेटला को लेटरली डेविएट करेगा। हैमस्ट्रिंग मसल जो है अगर ये टाइट हो जाए तो हैमस्ट्रिंग का डायरेक्ट एक्चुअली किसके ऊपर है फंक्शन, टिबिया के ऊपर है। जब वो टिबिया को क्या करेगा, डेविएट करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली आपकी पेटलर टेंडन डेविएट होगी, जिसकी वजह से पेटला डेविएट होना शुरू हो जाएगा। मीडियल कैप्सुलर रेटिनिकुलम इनका वीक हो जाना या वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस का वीक हो जाना। वास्टस मीडियालिस को इन्होंने फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम लोग ओब्लिकस बोलते हैं और एक को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ठीक है। ओब्लिकस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि ओब्लिकस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है नी जॉइंट, ठीक है, समझ आ गई बात। इसलिए अगर बीएमओ की वीकनेस है या मीडियल रेटिनिकुलम वीक हो गया तो भी आपके पास क्वाड्रिसेप एंगल क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। हिप मसल की वीकनेस है, हिप मसल्स में कौन कौन से, एक्सटर्नल रोटेटर्स या हिप एब्डक्टर्स। हिप एब्डक्शन में जाए या हिप एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके फीमर के ऊपर आएगा। सॉरी, वीकनेस हो जाए एक्सटर्नल रोटेटर्स की या एब्डक्टर्स की, ठीक है, जिसकी वजह से हिप जो है वो एडक्शन में जाएगा और इंटरनल रोटेशन में जाएगा, तो उस वजह से भी आपका क्वाड्रिसेप एंगल क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फीमर एडक्टरी, ये देखना जीनू वाल्गस है, जीनू वाल्गस में भी फीमर क्या है, एडक्टरी पोजीशन में, तो ये जो एडक्टरी पोजीशन है ये भी क्या है, सिंपल एडक्शन को आप देख लो या जीनू वाल्गस के लिहाज से देख लो, एक ही बात, ठीक है। तो फीमर का एडक्शन में चले जाना या इंटरनल रोटेशन में चले जाना ड्यू टू वीकनेस ऑफ द एब्डक्टर्स और द एक्सटर्नल रोटेटर्स, तो तब भी क्या होगा, आपका क्वाड्रिसेप एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा। Now the next one is the patellar compression, ठीक है। वो कहते हैं कि पेटला कितनी कंप्रेस होती है अगेंस्ट इंटरकोंडाइलर ग्रूव, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमें पता है कि जी जब एक्सटेंडेड पोजीशन में नी जॉइंट होता है तो पेटला की तो अटैचमेंट ही कोई नहीं होती, पेटला की तो आर्टिकुलेशन ही कोई नहीं होती इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ, क्योंकि पेटला इंटरकोंडाइलर ग्रूव के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे जीरो कंप्रेशन, ठीक है। हाँ, 15 डिग्री के बाद जैसे जैसे पेटला आर्टिकुलेट करना शुरू करती है इसकी कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं 30 और 60 डिग्री के ऊपर जब पेटला की सबसे ज्यादा आर्टिकुलेशन होती है इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ, तो क्या होती है, कंप्रेशन भी सबसे ज्यादा हो जाती है, सिंपल, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब वो कहते हैं 60 डिग्री के बियॉन्ड, वो कहते हैं कुछ तीन किस्म की कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जी पेटला की कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है बियॉन्ड 60 डिग्री, कुछ कहते हैं कि पेटला की कंप्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है, जो 60 डिग्री पे होती है वो भी 90 डिग्री तक जाती है, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि पेटला की कंप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है आफ्टर 60 डिग्री, ठीक है। तो देयर इज अ कंट्रोवर्सी, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है कि इस चीज को समझना कि जी पेटला की जैसे जैसे आर्टिकुलेशन होती जाएगी वैसे वैसे पेटला क्या करती जाएगी, कंप्रेशन प्रोड्यूस करती जाएगी, समझ आती बात है। अच्छा, जब भी बेटा आप सबको पता है कि क्वाड्रिस कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट जॉइंट क्या करता है, रिएक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, रिएक्टिव फोर्सेस,
कुछ तो मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होती है ना जो कि जॉइंट को मूव करती है। अब जॉइंट उस तमाम कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को मूवमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो जॉइंट क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स के अगेंस्ट रिएक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस करता है ताकि कुछ नलिफाई हो जाए और कुछ की मूवमेंट परफॉर्म करे। तो वो जो रिएक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है, तो कहते हैं इसी तरीके से जब आपको क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्वाड्रिसेप मसल इज अ लार्ज मसल ग्रुप, तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जॉइंट रिएक्टिव फोर्सेस आएंगी। वो कहते हैं 60 डिग्री के बियॉन्ड रिएक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती हैं। नी फ्लेक्शन जब 60 डिग्री पे जाती है, 60 डिग्री के बियॉन्ड ये जॉइंट रिएक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं और 90 डिग्री तक ये मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, 90 डिग्री तक ये क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए स्क्वेटिंग, हम स्क्वेटिंग करें 90 डिग्री के ऊपर, तो कोई कर सकता है ज्यादा देर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जॉइंट रिएक्टिव फोर्सेस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। पैटेला के ऊपर पैटेलर कंप्रेशन ज्यादा हो रही है अगेंस्ट द इंटरकॉन्डाइलर फ्लूइड। ठीक है, हाइलैंड कार्टिलेज की कवर है ना, अगर पैटेला ज्यादा कंप्रेस होगी अगेंस्ट दैट इंटरकॉन्डाइलर फ्लूइड तो अल्टीमेटली हाइलैंड कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर ओपन चेन में बात करें तो ओपन चेन में जो सबसे ज्यादा जॉइंट एक्शन फोर्स है वो 30 डिग्री तक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्लोज चेन की मैंने पहले बात बताई है, ओपन चेन में वो कहते हैं 30 डिग्री के ऊपर सबसे ज्यादा जॉइंट एक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब नी जॉइंट है वो 30 डिग्री पे फ्लेक्स करती है। क्लोज चेन में 90 डिग्री है, 60 से स्टार्ट होती है मैक्सिमम होना और 90 डिग्री पर सबसे पीक पर होती है। नाउ द मस्कुलर फंक्शन। ठीक है, नी एक्सटेंसर मसल ग्रुप की बात करें तो क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल में आपके पास चार मसल्स हैं, वास्टस मीडियालिस है, लेटरालिस है, इंटरमीडियस है और रेक्टस फेमोरस। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वाड्रिसेप मसल का कंसेंट्रिक कंट्रोल ये है, इसेंट्रिक कंट्रोल ये है। कंसेंट्रिकली जब वो परफॉर्म करता है तो वो नी को एक्सटेंड करता है, जब वो इसेंट्रिकली परफॉर्म करता है तो वो नी की फ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं सिटी में जाऊं और मेरा हैमस्ट्रिंग सिर्फ एक्टिव हो और क्वाड्रिसेप मसल एक्टिव ना हो, क्योंकि अगर मेरा क्वाड्रिसेप मसल एक्टिव नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, फॉल कर जाऊंगा, गिर के बैठूंगा। ठीक है, हम नीचे तक बैठते हैं ना, नीचे तक बैठते हैं तो नीचे तक हम किस वजह से बैठते हैं, स्लोली, हम क्वाड्रिसेप मसल के इसेंट्रिक कंट्रोल की वजह से बैठते हैं। अगर हमारा हैमस्ट्रिंग मसल ही एक्टिव रहेगा तो हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, पैटेला के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, ये एक दफा पढ़ लीजिएगा कि मूवमेंट आर्म को इंक्रीज करके क्वाड्रिसेप मसल के लेवरेज जो है उसकी सबसे ज्यादा तब होती है जब 60 टू 30 डिग्री पे फ्लेक्शन की 60 डिग्री से जब वो 30 डिग्री पे जा रहा होता है तो पैटेला की सबसे ज्यादा लेवरेज तब हो। मतलब हमें ये पता है कि पैटेला लेवरेज दे रहा है क्वाड्रिसेप मसल को, लेकिन सबसे ज्यादा किस रेंज में दे रहा है, 60 डिग्री से 30 डिग्री पे जब नी एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, फ्रॉम 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन टुवर्ड्स 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, तो ये जो 60 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ जा रहा है इस रेंज में वो सबसे ज्यादा लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और जीरो लेवरेज कब हो जाती है, बियॉन्ड 15 डिग्री, मतलब जब 15 डिग्री फ्लेक्शन रह जाएगी, 15 डिग्री की फ्लेक्शन रह जाएगी तो उसके बाद लेवरेज खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 15 डिग्री, याद करें कि पैटेला क्या कर जाती है, 15 डिग्री से पहले पहले ऊपर रहती है, 15 डिग्री के बाद वो आर्टिकुलेट करना शुरू करती है। तो जब उसकी वो ऊपर चली जाएगी इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप से तो उसकी लेवरेज खत्म हो जाएगी। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स मींस ये टर्न हो रही है ना फोर्स, क्वाड्रिसेप मसल की जो फोर्स है वो क्या हो रही है, टर्न हो रही है, किसके अराउंड टर्न हो रही है, आपके नी जॉइंट के अराउंड टर्न हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं पीक फोर्स क्या होगी, यहाँ हम इसको सिंपली फोर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड, इट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ अ मसल ग्रुप। ठीक है, तो कहते हैं पीक टॉर्क क्या होती है, बिटवीन 70 एंड 50 डिग्री, मतलब क्वाड्रिसेप मसल जो है वो 70 से 50 डिग्री में सबसे ज्यादा क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे 50 से 70 डिग्री तक कैसे ज्यादा करता है,
70 डिग्री फ्लेक्शन है, 70 डिग्री से वो 50 डिग्री की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसमें वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस। समझ आ गई बात। और सेम उसी तरीके से जैसे लेवरेज खत्म हो जाती है 15 डिग्री के बाद, मतलब मैं 15 डिग्री के बाद की बात कर रहा हूँ जब हम 15 से 14, 13, 12, 11, 10 की तरफ जा रहे हैं, तो 50 जीरो की तरफ जब हम जा रहे हैं फ्रॉम 15, तो 15 डिग्री के बाद क्या होगी, क्वाड्रिसेप मसल की भी टॉर्क डिमिनिश हो जाएगी। क्यों? वो मैक्सिमम शॉर्टेड हो जाता है, अब वो एक ऑप्टिमल लेंथ पे नहीं रहा। ये जो 50 और 70 डिग्री में इसकी पीक टॉर्क है, ये किस वजह से है, इसकी ऑप्टिमल लेंथ है, यहाँ पे इसकी क्या है, ऑप्टिमल लेंथ है, यहाँ पे वो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है ड्यू टू इट्स ऑप्टिमल लेंथ। अब 15 डिग्री के बियॉन्ड उसकी ऑप्टिमल लेंथ डिमिनिश हो सकती है, जिसकी वजह से वो फर्दर शॉर्टेन नहीं हो सकता, इस वजह से उसकी टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है सर हम लोग आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं, वो तो हम लोग बिल्कुल स्लाइड सी 10 डिग्री की फ्लेक्स पोजीशन में करवाते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, वो भी तो हम लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या मसल की एक्टिवेशन को इंप्रूव करने के लिए करवाते हैं। और उसका मेन फंक्शन आइसोमेट्रिक्स का क्या है कि आपकी लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन एक लंबे देर के लिए चलनी चाहिए ताकि मसल की एक्टिवेशन बेहतर हो। मतलब मीन्स के जो मोटर यूनिट्स एक्ट कर रहे हैं, हम उन मोटर यूनिट्स की फायरिंग की को इंक्रीज करते हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन को इंक्रीज करते हैं, उनके रिक्रूटमेंट को, ताकि नंबर ऑफ मसल फाइबर्स रिक्रूट हो एट अ सिंगल टाइम। हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि क्वाड्रिसेप मसल की एक्टिवेशन बेहतर हो। हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं कर रहे, पावर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो जो 15 डिग्री के ऊपर हो रही है वो इस वजह से हो रही है ताकि हम उसके एक्टिवेशन को इंक्रीज करें, ठीक है। तो आप जो जो क्वाड्रिसेप मसल की जो स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी है वो तभी इंप्रूव होनी है जब आप 15 या 70 डिग्री के ऊपर उसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे या टॉर्क प्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है। नी फ्लेक्सर्स आप सबको पता है, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप है, बाइसेप फेमोरस है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस, एट द सेम टाइम गैस्ट्रोक्नीमियस, मीडियल और लेटरल गैस्ट्रोक्नीमियस, ये दोनों मसल्स भी टू जॉइंट एक्टिंग मसल हैं। नी जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं पीछे से और एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करते हैं, तो ये नी जॉइंट को भी क्या करते हैं, फ्लेक्स करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्राइम मूवर नहीं है, प्राइम मूवर कौन सा है, आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप है, ठीक है। पेस एंड सैरेनस, हमें इसका पेस एंड सैरेनस मसल ग्रुप का पढ़ा है पहले एनाटॉमी के अंदर, पेस एंड सेरीन मसल ग्रुप। इसके लिए रखते हैं सरदार गंडा सिंह, सरदार गंडा सिंह बॉर्डर है, सुने कभी नाम सरदार सिंह है नाम, कसूर वाली साइड के ऊपर जो बॉर्डर है उसको हम लोग सरदार गंडा सिंह बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है, विद इंडिया, ठीक है। तो सरदार से सार्टोरियस, गंडा से ग्रेसिलस और सिंह से सेमी टेंडिनोसस, ठीक है। तो ये तीनों मसल ग्रुप, तीनों मसल मिलकर क्या बना रहे हैं, पेसेंसरी मसल ग्रुप बना रहे हैं। और इसका एक्चुअली काम क्या है, ये मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नी जॉइंट, क्या करता है, मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नी जॉइंट। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह ताला गेट और नी जॉइंट का फंक्शन आपस में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द नी जॉइंट एंड द गेट साइड, ठीक है। नी जॉइंट कितना फ्लेक्स होना चाहिए, कितना एक्सटेंड होना चाहिए ड्यूरिंग नॉर्मल गेट, ठीक है। जी इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में
बेटा 9 से लेके 13 तक जो नेक्स्ट वीक है, ठीक है, उसमें आप लोगों के थेरेपेटिक्स का दोनों सेक्शंस का हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को सारों की लिस्ट बना के भेजूंगा, उसके उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फॉलो करना, ठीक है। सर और कितने लेक्चर्स होंगे? बेटा लेक्चर्स आप लोगों के होंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ये हैंड एंड रिस्ट, ठीक है। एल्बो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया था, हैंड एंड रिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा हिप जॉइंट आ जाएगा, नी जॉइंट आ जाएगा, और आपके पास हिप, नी, हैंड एंड फुट, सॉरी हैंड एंड रिस्ट, और बेटा एल्बो। ये 4 टॉपिक्स होंगे, एल्बो, हैंड एंड रिस्ट, एल्बो ऐड कर लेते हैं, एल्बो, हैंड एंड रिस्ट, हिप जॉइंट और नी जॉइंट। हिप जॉइंट तो बहुत छोटा सा, उसमें इतना ज्यादा काम नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी सी उसकी अप्रोचेज हैं। ये जो सर्जिकल अप्रोचेज हैं, जो इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि आप एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रिकॉशंस क्या हैं। ये एक सर्जरी के बाद आया, मैंने इसका क्या करवाना है, इसका क्या नहीं करवाना। और बेटा वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा है जी, प्रिकॉशंस, रेंज ऑफ मोशन के प्रिकॉशंस क्या हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की प्रिकॉशंस क्या हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस रख के याद करना है। रेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि जब मैं किसी पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन करवाने लगा हूं, और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग का मतलब क्या है कि जो उसने पूरा टाइम जो घर में गुजार रहा है, एक्टिविटीज परफॉर्म करे, उसमें उसने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, ठीक है। तो इन चीजों को याद करना अच्छे तरीके से, ठीक है। नी का इससे अगला लेक्चर, ये एल्बो इंक्लूड ना करें, एल्बो इंक्लूड ना करें, सिर्फ बेटा हैंड एंड रिस्ट आएगा, ठीक है। हिप जॉइंट आ जाएगा और नी जॉइंट आ जाएगा। चले मैं इसमें याशी दे देता हूँ, ये तीनों कर लें, ठीक है। ऑनलाइन सर पार्टिसिपेंट, सर आप कह रहे हैं कि 9 से 13 तक, तो 10th को तो हमारा ऑलरेडी वाइवा बन रहा है एक सब्जेक्ट का। 10 को सर 10 और 11 को बन रहा है वाइवा रेडियो का। तो बेटा मैंने भी वो वाइवा लेना है, मैं क्या करूँ, 23 के बाद ले लूँ, फाइनल्स के बाद। नहीं सर, आप काइंडली 11 से आगे कर दें थोड़ा सा, बिकॉज हमारी हाँ, मैम ने तो कहा था बेटा कि मेरी बात सुने ना आप, मेरे ख्याल से जो कुछ बच्चों का है, ये सारी क्लास का है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सर है। मैम माहीन शाद ऐसे कर लेना रेडियोलॉजी सेक्शन 12, ए का। 13, 14 बेटा, 12, 13 और 14 थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। यस ये सर, तीनों ये दिन जी बच्चों, बेटा 12, 13 और 14, और हो सकता है कि मेरे पास सेक्शन में आप लोगों के 2 सेक्शन हैं, तो हो सकता है मंडे 16 भी इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो 12, 13, 14 और 16 इन 4 दिनों को आप लोगों ने रखना है, और बाकी किसी भी टीचर को बता दीजिएगा कि मिस आप 17, 18 को फर्दर आगे कोई भी ले सकती है टाइम, ठीक है। सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, हैंड एंड रिस्ट, हिप जॉइंट और नी जॉइंट, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं आप लोग। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर जिन बच्चों को क्लास आएगा इन 3 डेज में, तो वो इन 3 डेज से कहीं किसी डेज में भी दे सकते हैं वाइवा। किसको किस दिन टेस्ट है? सर मैं कह रही हूँ आपने ये 4 डेज दिए हैं ना, तो अगर किसी 4 डेज के अंदर अंदर किसी फर्स्ट या सेकंड डेज में किसी का वाइवा है, तो हम 3rd डेज दे सकते हैं आपको। बेटा आपको जिसका वाइवा है ना पहले 2 दिनों में, वो मुझे पहले ही मेल कर दे कि सर मेरा इस दिन वाइवा है, ठीक है। ठीक है सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।